यूनिट्स एक फिजिकल क्वांटिटी का एक छोटा सा स्टैंडर्ड, लेंथ का छोटा सा टुकड़ा, एक लेंथ जो कि स्टैंडर्ड है और जिसको हम सब पहचान लेंगे कि ये क्या साइज है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट। उसका हम एक नाम रखेंगे। तो लेंथ का जो छोटा टुकड़ा लिया जिसको स्टैंडर्ड बनाया, उसका नाम हमने क्या रखा, मीटर। मास का जो एक छोटा सा टुकड़ा लिया उसको हम सब ने स्टैंडर्ड बनाया, उस स्टैंडर्ड साइज का नाम हमने क्या रखा, किलोग्राम। वैसे ही टाइम का एक छोटा सा टुकड़ा, ये हम बोलते हैं 1 सेकेंड, 2, 3000, 4000, 5000, बोलने में जितना समय लग रहा है वो हम सब ने माना कि उसको हम सब पहचान लेंगे और उसका नाम हमने क्या रखा, सेकेंड। इस तरह से हमने हर क्वांटिटी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उस टुकड़े को एक अलग नाम दिया और हमने ये माना कि वो एक यूनिट मतलब एक लंबाई मानी जाएगी और एक क्वांटिटी मानी जाएगी, और उससे हम कंपेयर करके हर चीज की क्वांटिटी बताएंगे कि ये उस यूनिट से 10 गुना बड़ा है। जैसे हमने ये बोला ये इतनी सी क्वांटिटी जो है ये 1 लीटर है। अब हम पेट्रोल पंप पे गए कि हमको 10 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो ऐसे ऐसे करके वो कितनी बार देगा हमको, 10 बार, 10 लीटर पेट्रोल आ गया। दूध वाले को हमने बोला आधा लीटर दूध चाहिए, तो ये 1 लीटर है, उसका आधा हिस्सा, इतना सा दूध उसने हमको दिया, आधा लीटर। तो ये जो 1 लीटर है ये क्या बन गया, 1 लीटर एक वॉल्यूम का छोटा सा साइज है, तो वो उसका यूनिट है। लेंथ का यूनिट मीटर। इस तरह से हर चीज का जो स्टैंडर्ड साइज हमने बनाया छोटा सा, उसी क्वांटिटी का छोटा सा क्वांटिटी जिसको स्टैंडर्ड बना लिया, जिसको हम सब पहचानते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, उसका यूनिट। अब फिजिक्स में जो हमने 7 यूनिट बनाए, फंडामेंटल यूनिट, उस यूनिट्स को हमको समझना है कि उनकी डेफिनेशन क्या है, यानी उनकी परिभाषा क्या है, हमने कैसे बनाए। तो सबसे पहले हम लेते हैं लेंथ। लेंथ की यूनिट हमने क्या बनाई है, मीटर, और इसका सिंबल क्या लिखा है, एम। मीटर के लिए एम लिखना है। ओके, अब डेफिनेशन, मीटर इज लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग ए टाइम इंटरवल ऑफ दिस ऑफ 1 सेकेंड, 1 अपॉन सो मेनी। ये डेफिनेशन हमने क्यों बनाई, पहले हमने क्या बनाया था, पहले हमने निकाला था कि लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो उत्तर आया कि लाइट की स्पीड 299,792,458 मीटर होती है। इतने मीटर, 3 × 10⁸ अप्रोक्सीमेटली, और एग्जैक्टली करेंगे तो इतना, एग्जैक्टली सो मेनी मीटर लाइट ट्रेवल्स इन 1 सेकेंड। तो 1 मीटर कितनी देर में ट्रेवल करेगी, 1 अपॉन सो मेनी सेकेंड। अब इस भाषा की क्या जरूरत है, इस भाषा की इसलिए जरूरत है क्योंकि अगर हम किसी और तरह का मीटर बनाएं, जैसे कि लोहे का एक पीस लिया, प्लेटिनम का एक पीस लिया और उस पे ऐसे 2 लाइन लगा दी और बोला ये 1 मीटर है, तो बाद में हमारी ऐसी थ्योरीज बनी कि ये वाला जो मीटर है हमारा, इसका साइज बदल जाता है। आज हम इसका कुछ साइज सोच रहे हैं कि ये इतनी दूरी दिखाता है, ये 1 मीटर है, कल को इसका साइज बदल सकता है 2 तरह से। पहले तो हमको ये डर लगता था कि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, किनारे किनारे में रस्ट लग जाएगा, घिस जाएगा, छोटा हो जाएगा, आज से 100 साल बाद, 500 साल बाद थोड़ा सा छोटा हो जाएगा मीटर। तो आज जो चीज हम 1000 मीटर नाप रहे हैं, उस समय नापेंगे तो 1001 मीटर मिलेगी, तो हमारे सारे नक्शे गलत हो जाएंगे। अब हमने ये उसके लिए ये सोचा कि चलो प्लेटिनम का बनाते हैं जो किसी से रिएक्शन नहीं करता, उसको एसी रूम में रखते हैं, वहां पर कोई पानी नहीं होगा, कोई केमिकल नहीं होगा, उसका किसी से रिएक्शन नहीं होने देंगे। ऑल दीज प्रिकॉशंस वे आर टेकन। लेकिन उसके बाद आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आने के बाद और प्रॉब्लम हो गया।
आइंस्टाइन का ये कहना था कि किसी भी चीज की लेंथ फिक्स नहीं होती है, ये इस पर डिपेंड करती है कि उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी। अगर स्पीड किसी चीज की कम या ज्यादा होती है तो उसकी लेंथ बदल जाती है। अब ये एक ऐसी चीज थी जो पहले किसी को समझ में नहीं आई, पर धीरे धीरे समझ में आने लगी कि लेंथ जो है स्पीड से बदलती है। जैसे हमने एक स्प्रिंग का टुकड़ा लिया, इतना बड़ा नरम सा स्प्रिंग है, इतना बड़ा, ओके, लटकाया इतना बड़ा, उसमें हमने एक पत्थर बांधा हुआ है, इतना लंबा स्प्रिंग है। अब मैंने उस स्प्रिंग को नापा और ये स्प्रिंग को मैंने डिक्लेयर किया कि ये वाली लेंथ हम बोलेंगे 1 मीटर, ये 1 मीटर, ठीक है। अब हमने एक डिस्क ली, उस डिस्क के ऊपर हम खड़े हो गए, उसके में हमने सेंटर में स्प्रिंग को भी लगा दिया और डिस्क को घुमा दिया। जैसे ही डिस्क को घुमाया वो स्प्रिंग भी घूमने लगा, उसके साथ जो पत्थर बंधा हुआ है वो भी घूमने लगा। अब क्या हुआ, घुमाने से वो पत्थर बाहर की तरफ फेंकाएगा और वो इस स्प्रिंग को खींच लेगा। इमेजिन करो, समझ में आता है? एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग के साथ हमने एक पत्थर लगाया हुआ है और उसको हम घुमा रहे हैं। ये जब हम इसको घुमाते हैं तेजी से तो क्या देखते हैं कि ये बाहर की तरफ फेंकाता है और ये ऐसा हो गया है। ये जो इतनी लेंथ थी, इसकी लेंथ इतनी हो गई। ये करके आपने देखा है, अगर धागा है तो धागा बाहर की तरफ फेंकाता है, पत्थर बांधा हुआ है, और अगर स्प्रिंग होगा तो स्प्रिंग लंबा हो जाएगा। अगर हमने ऐसा किया, देखिए ये एक पाइप है, इस पाइप में हमने एक धागा ऐसा बांध दिया, यहां पर एक पत्थर है और ये यहां पर हमने बोला कि इसकी लंबाई है 1 मीटर। यहां पर एक पत्थर बांधा और इसको हमने घुमा दिया। घुमाने से ये बाहर की तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स से बाहर की तरफ फेंकाता है और ये वाली लंबाई 1 मीटर होती है। अब हमने इसकी स्पीड बढ़ा दी। अगर स्पीड बढ़ाई तो क्या हो गया, ये और तेजी से फेंकाएगा और ये यहां से निकल के ऐसा हो गया। स्प्रिंग को जब हम तेजी से घुमाते हैं ऐसा हो गया, इसको तेजी से घुमाते हैं ऐसा हो गया, ये ऊपर उठ गया। अब हम भी यहीं खड़े हैं इसी प्लेटफॉर्म में, हमारे दिमाग में क्या है कि स्प्रिंग की लेंथ कितनी है, 1 मीटर। 1 मीटर। तो जब हमारी स्पीड बढ़ गई, स्प्रिंग की भी स्पीड बढ़ गई। अभी भी हम क्या बोल रहे हैं कि ये डिस्टेंस 1 मीटर है। अब आप बताइए, क्या ये 1 मीटर है? नहीं, स्पीड बढ़ने से उसकी लेंथ बढ़ गई। और अगर हम स्पीड कम कर दें, अगर स्पीड कम करेंगे तो क्या देखेंगे, ये वापस गिरता चला जाएगा। ये एकदम ही 0 कर देंगे तो ये यहां आ जाएगा। ठीक है, करके देखिए, ये एक्सपेरिमेंट होता है। इसका मतलब लेंथ किस पर डिपेंड करती है? स्पीड पे डिपेंड करती है, घूमने की स्पीड पे। अब अर्थ के ऊपर जो हमारा रॉड रखा हुआ है, रॉड, जिसको हम बोल रहे हैं कि ये फिक्स रॉड है 1 मीटर का, ये लोहे का रॉड। लेकिन लोहे के रॉड के अंदर क्या होते हैं, मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से खिंचे हुए होते, जैसे कि एक स्प्रिंग होता है। वो स्प्रिंग बहुत कड़ा स्प्रिंग है, इसलिए हम उसको दबा नहीं पा रहे, उसको खींच नहीं पाते, पर स्प्रिंग है, मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल स्प्रिंग है। अर्थ के ऊपर रखा है, अर्थ घूम रही है तो ये स्प्रिंग भी घूम रहा है। अब बताइए, अगर ये अर्थ घूम रही है, स्प्रिंग घूम रहा है, तो ये अपनी ओरिजिनल लेंथ दे रहा होगा या ज्यादा लेंथ दे रहा होगा? ज्यादा दे रहा होगा, है ना, क्योंकि घूमने वाली चीज क्या देती है, ज्यादा लेंथ देती है, तो ये हमको ज्यादा लेंथ दे रहा है। अगर हम उसको रोक देंगे तो उसकी लेंथ का क्या होगा,
कम हो जाएगी। अब उसी को हम देख के बोल रहे हैं कि भैया इसको 1 मीटर मान लो, तो सामने वाला हंस देगा, बोलेगा भैया अभी इस अर्थ की स्पीड बढ़ जाएगी तो आपका मीटर तो इतना हो जाएगा, और अर्थ की स्पीड कम हो जाएगी तो आपका मीटर इतना हो जाएगा। तो ये कैसा स्टैंडर्ड है? हमने क्या पढ़ा है? ऐसी चीज को हम स्टैंडर्ड बनाएंगे जिसको बदलना नहीं चाहिए। यहां से हम उस मीटर को उठा के मंगल में ले गए, मार्स में ले गए, वहां पर मार्स के घूमने की स्पीड अलग है। अगर वहां घूमने की स्पीड अलग है तो हमारा मीटर वहां 1 मीटर शो करेगा क्या? कुछ ना कुछ कम या ज्यादा हो जाएगा स्पीड पे निर्भर करके, तो वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं रहा। अब हमने यहां से कोई दूरी नापनी है अर्थ से लेके मार्स तक की, यहां पर हम अपना मीटर लेके चलते हैं और वहां से चलते हैं तो वहां का मीटर लेके चलते हैं, दोनों मीटर के साइज अलग अलग हैं, तो हमारा मेजरमेंट दोनों तरफ से अलग अलग हो गया। दिस वॉज द प्रॉब्लम। ये मॉडर्न फिजिक्स में प्रॉब्लम आ गया। इसका ये मतलब है कि हमारा जो मीटर है, जब हम बहुत साइंस के एडवांस की बात करते हैं तो ये मीटर स्टैंडर्ड नहीं। हाँ, जब तक हम अर्थ पर हैं, अर्थ की स्पीड सब जगह करीब करीब एक जैसी है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह वो स्टैंडर्ड है। तो फिर हम स्टैंडर्ड मीटर बनाएं कैसे जो हम पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं और कहीं भी चेंज नहीं होना चाहिए? ऐसा स्टैंडर्ड कैसे बनेगा? तो इसका आंसर है, हमने नेचर की एक ऐसी चीज ढूंढी जिसको स्पीड से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो खुद ही स्पीड है और उसका नाम है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है, एक ऐसा गुण है जो कभी नहीं बदलता। हम अर्थ पर हैं, स्पीड ऑफ लाइट, सन से आने वाली स्पीड ऑफ लाइट, दूसरे स्टार से आने वाली स्पीड ऑफ लाइट, मार्स से जाने वाली स्पीड ऑफ लाइट, हर जगह लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है इन वैक्यूम। दैट इज नेसेसरी। किसी मीडियम में घुसा देंगे तो बीच में रेस्ट्रिक्शन आएगा, स्लो हो जाएगी, पर अगर वैक्यूम में जाना है तो दैट विल बी ए कांस्टेंट। तो इस तरह से हमको जो प्रॉब्लम हो रहा था 1 मीटर का, कि अलग अलग प्लैनेट में जाने से, अलग अलग स्टार में जाने से हमारा मीटर छोटा बड़ा हो रहा था, तो हमने क्या चीज निकाली? स्पीड ऑफ लाइट। वो आप किसी पर जगह पे भी चले जाइए, वो कांस्टेंट रहती है, नहीं बदलती। इसलिए हमको अपने मीटर की डेफिनेशन में किससे नापना चाहिए? तो आंसर है, हमको स्पीड ऑफ लाइट से नापना चाहिए। तो हमने नाप लिया कि भाई 1 सेकंड में लाइट जितनी दूर जाएगी वो हमारे लिए 3 अरब मीटर है, 3 × 10⁸ मीटर है। 1 सेकंड में जितनी दूर जाएगी, ये हमारा स्टैंडर्ड मीटर है। अब ये स्टैंडर्ड मीटर अर्थ पर, मार्स पर, सन पर, दूसरे स्टार पर या बीच वैक्यूम में कहीं बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, क्योंकि लाइट की स्पीड बदलती नहीं है। अब देखिए ये कैसी डेफिनेशन बन गई? स्टैंडर्ड डेफिनेशन बन गई, जो पूरे यूनिवर्स में कहीं भी नहीं बदलेगी, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट नहीं बदलती है। इसलिए अब आप बता सकते हैं कि हमको स्टैंडर्ड मीटर बनाने के लिए लोहे के टुकड़े का सहारा लेना चाहिए, स्प्रिंग का सहारा लेना चाहिए, या लाइट का सहारा लेना चाहिए? लाइट का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि वो नहीं बदलती। समझ आ रहा है? इसलिए हमारी जो डेफिनेशन है, हमने क्या बनाई कि 1 सेकंड में लाइट जितनी दूर जाती है वो कितने मीटर होता है? वो इतने मीटर होता है। ठीक है, 1 सेकंड में जितनी दूर जाएगी वो इतना मीटर होता है। या इसी को उल्टा कर दो, 1/this much टाइम इंटरवल में लाइट जितनी दूर जाएगी उस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? 1 मीटर। तो ये समझ में आ गया? सो व्हाट इज 1 मीटर? इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन ए टाइम इंटरवल ऑफ this upon this of a second। समझ में आ गया? तो ये लेंथ की डेफिनेशन है, किसके बेसिस पर? टाइम। और क्यों लाइट के बेसिस पर क्यों बनी, ये आपको पता लग गया। अब हम दूसरी डेफिनेशन पे आते हैं, मास। मास की यूनिट होती है किलोग्राम।
किलोग्राम को हमने कैसे डिफाइन किया? तो आंसर है किलोग्राम को अभी तक हमने यूनिवर्स की किसी चीज से रिलेट नहीं किया। किलोग्राम की जो पहले दिन डेफिनेशन बनी थी वही डेफिनेशन अभी तक चल रही है। क्या डेफिनेशन है किलोग्राम की? तो किलोग्राम की डेफिनेशन बनाने के लिए हमने ना एक लोहे का टुकड़ा, लोहे का नहीं, हमने लिया एक प्लेटिनम इरिडियम का एक पीस लिया, ये प्लेटिनम इरिडियम में जंग नहीं लगता, कोई उसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो वो एक हमने पीस लिया, सबको दिखाया कि भाई ये इसका मास देख लो, इसको हम लोग 1 किलो कहेंगे। उसको एक एसी रूम में, पेरिस के पास एक जगह है जहाँ इनका ऑफिस है, जेनेवा नाम का गांव है, वहाँ पर इनको रख दिया गया और उसको एक हमने स्टैंडर्ड 1 kg मान लिया। उसी से मल्टीप्लाई कर करके 5 kg, 10 kg, 20 kg, 50 kg के बाट बनाए। उससे हमने फिर 1 क्विंटल, 1 टन ऐसा बनाते चले गए। तो वो स्टैंडर्ड क्या है? 1 kg। वो जो है उसको हम बोलते हैं प्रोटोटाइप, यानी जो सबसे पहले बनाया गया। सो किलोग्राम इज इक्वल टू द मास ऑफ द इंटरनेशनल प्रोटोटाइप ऑफ किलोग्राम। तो ये हमने एक टुकड़ा लिया और बोला कि ये सब लोग जान लो ये क्या है, 1 किलोग्राम। इस पे लिख दिया 1 किलोग्राम, बस सबने पहचान लिया 1 किलोग्राम। तो पहला ये टुकड़ा हमने माना 1 किलोग्राम, तो इसको बोलेंगे प्रोटोटाइप। तो ये एक प्रोटोटाइप हमने रखा हुआ है, प्रोटोटाइप ऑफ द किलोग्राम, और ये इसके इंटरनेशनल ब्यूरो के ऑफिस में रखा हुआ है। दैट इज 1 kg। उसके बाद अगला हम लेते हैं टाइम। टाइम का यूनिट 1 सेकेंड। अब ये जो 1 सेकेंड टाइम है, इस टाइम में भी यही प्रॉब्लम होता था। इस प्रॉब्लम को हम लोग कहते हैं, इस वेरिएशन को कहते हैं डायलेशन। सो डायलेशन ऑफ लेंथ एंड टाइम। टाइम का भी हमको गिनने में कंफ्यूजन होता था। किस कारण से? स्पीड के कारण से। जब कोई आदमी स्पीड में रहता है तो वो टाइम को ठीक से काउंट नहीं कर पाता। ये एक ट्रेन जा रही है, यहां पर आप खड़े हैं प्लेटफॉर्म पर, और ये ट्रेन यहां से ऐसे आपने काउंट करना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ट्रेन पार हो गई। तो आपने बोला कि ये जो ट्रेन पार होती है तो कितना टाइम बीत जाता है? 10 सेकेंड। ठीक, अब फिर से वो ट्रेन आई, या ट्रेन की बजाय हम एरोप्लेन लेते हैं। एरोप्लेन, एक एरोप्लेन ऐसे आता है, मैंने आकाश में ऐसे 2 निशान बनाए, यहां देखा एरोप्लेन इधर है, उड़ के यहां तक आया, 10 सेकेंड। तो मैंने कहा 10 सेकेंड वो टाइम है जब एरोप्लेन इस टावर से इस टावर के बीच ऐसे उड़ के जाता है। मैं यहां से देख रहा हूं, ठीक है, रोज देखता हूं। अब क्या हुआ कि एक दिन मैं जहां पर खड़ा था वहां पर एक प्लेटफॉर्म है ट्रेन जैसे, और उस ट्रेन में मैं बैठा हूं और वो ट्रेन भी ऐसे चल रही है। अब मैंने फिर से एरोप्लेन को देखा और उसको काउंट किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तब जाके वो क्रॉस किया उसने। मैंने कहा रोज तो ये जो क्रॉस करता था 10 सेकेंड था, आज इसका टाइम बढ़ गया। मैं क्या समझ रहा हूं कि 10 सेकेंड है, पर एक्चुअल टाइम कैसा है? ज्यादा। क्यों ज्यादा टाइम लग गया? क्योंकि मैं किसी प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूं और वो प्लेटफॉर्म भी ऐसा चल रहा है। ठीक है, ये दूसरा, ये भी हो सकता है कि मैं जिस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूं वो ऐसा चल रहा है। तो क्या हुआ, एरोप्लेन आया, मैंने उसको देखा, काउंट करना शुरू किया, अब मैं ऐसे आगे जा रहा हूं। मैंने काउंट किया 1 2 3 4 5 6 7 8 में मैंने क्या देखा? एरोप्लेन पार हो गया। तो अब मैं क्या, मुझे क्या याद है कि एरोप्लेन 10 सेकेंड में पार होता है। जब मैं जमीन पर खड़ा हूं तब एक टाइम लगा, जब मैं ऐसे वेलोसिटी में हूं तब का टाइम
मैंने तो 10 सेकंड बोला, पर क्या वो 10 था? नहीं, 12 था। जब मैं ऐसे जाता हूं तब भी मैं बोलता हूं कि एरोप्लेन ने 10 सेकंड में पार किया, पर वो एक्चुअली कितना टाइम था? 8 सेकंड। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि मैं मूव कर रहा हूं। फिर से देखिए, एक ट्रेन ऐसा जाती है और एक खंबे को 5 सेकंड में पार कर लेती है। अब हम इसके सामने एक दूसरी ट्रेन में बैठे, ये ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन भी जा रही है, ऐसे ऐसे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड हो गया, अभी तक हमने इस ट्रेन को पार नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम भी चल रहे हैं। ऐसा होता है ना। तो इसलिए हमको धोखा हो जाता है। टाइम हम कम गिन लेते हैं या ज्यादा गिन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमको अपना प्लेटफॉर्म दिखता नहीं है। जैसे हम अर्थ पर खड़े हैं, अर्थ चल रही है, क्या हमको दिख रहा है कि अर्थ चल रही है? हमारे लिए तो अर्थ खड़ी है। अब अगर अर्थ पे रह के हम दूसरी चीजों का टाइम बताते हैं तो क्या वो सच्चा टाइम होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम चल रहे हैं। इसलिए सच्चा टाइम किसी चीज का नहीं। अब ये इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता था कि हम लोग अपनी जो रियल डेफिनेशन थी उससे हम लोग कंफ्यूज हो जाते। हमने बड़ी अच्छी डेफिनेशन बनाई हुई थी कि एक दिन सनराइज होगा, दूसरे दिन फिर सनराइज होगा। वो जो टाइम बीतेगा उसको हम लोग 24 आवर्स कहेंगे। उसके 24 टुकड़े कर देंगे तो उसको 1 आवर कहेंगे। उस 1 आवर के और 60 पार्ट कर देंगे तो 1 मिनट, और उस 1 मिनट के 60 पार कर देंगे तो 1 सेकेंड। ये हमने पहले सेकंड बनाया हुआ था। पर जब से ये प्रॉब्लम आ गया कि इस टाइम में अर्थ मूव कर रही है, हम भी मूव कर रहे हैं, तो हमारा वो टाइम का कैलकुलेशन ठीक नहीं है। तो हमको मानना पड़ा, हाँ ठीक तो नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो फिर 1 सेकेंड किसको बोलोगे? नई डेफिनेशन बनाओ। अब ये प्रॉब्लम हो गया कि नई डेफिनेशन कैसे बनाएं। ऐसी कौन सी चीज है जो इस पूरी दुनिया में नहीं बदलती? स्पीड ऑफ लाइट। क्या नहीं बदलता? स्पीड ऑफ लाइट। तो हमको 1 सेकेंड के लिए फिर वही बनाना पड़ा, स्पीड ऑफ लाइट की हेल्प लेनी पड़ी, तो हमने फिर ये वाली डेफिनेशन बनाई। अब स्पीड ऑफ लाइट की से बनी हुई टाइम की डेफिनेशन देखिए। 1 सेकेंड किसको कहेंगे? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ so many period of radiations to transition between। तो लाइट से रिलेटेड, लाइट क्या है? लाइट एक रेडिएशन है। इसको हमने और बराबर और अच्छे से डिफाइन किया। किस तरह से डिफाइन किया वो देखिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि आपने अभी ज्यादा पढ़ा नहीं हुआ है। हाँ, लाइट कैसे बनती है? तो आंसर है, एक एटम के अंदर ये एक इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा है। इस इलेक्ट्रॉन को हमने हिट किया तो ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया, लेकिन इसका जो नॉर्मल रहने की जगह है यहां है, और हमारे पुश के कारण वो यहां आ गया। उसके पास एनर्जी कम या ज्यादा हो गई। नॉर्मली ये होता है कि हम हिट करते हैं तो वो थोड़ा सा बाहर चला जाता है। ये इसमें आ गया, हमारी उसको एनर्जी देने के कारण, क्योंकि कोई चीज ज्यादा जोर से घूमती है तो बाहर आ जाती। ये यहाँ आ गया, लेकिन यहाँ इसके पास रहने की जगह नहीं होती। हमारे कुछ रूल होते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है कितने रेडियस पे रह सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन को इतने रेडियस पर ही रहना है, ज्यादा रेडियस पर नहीं रह सकता। हमने जबरदस्ती एनर्जी दे के, धक्का दे के यहाँ भेज दिया तो वो वहां जाता तो है, फिर वो वहां से वापस आ जाता है। जब ये वापस आता है तो क्या करता है? देखिए, ये एक पेंडुलम है। इस पेंडुलम को हमने यहां से धक्का दिया, ये यहां चला गया। ये जब यहां गया, हमने छोड़ दिया, तो क्या ये यहां खड़ा रहेगा? आंसर है नो, वापस आएगा। और जब ये वापस आएगा तो क्या यहां आके खड़ा हो जाएगा? आंसर है नो, इट विल गो ऑन दिस साइड।
और ये ऐसा अपना शुरू कर देता है। व्हाट इज दिस? ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन करता है और 1 सेकंड में कुछ इसके ऑसिलेशन होते हैं। इस ऑसिलेशन को करते हुए ये धीरे धीरे अपनी मीन पोजीशन पे आ जाता है और हमने जो उसको एनर्जी दी थी वो एनर्जी कहाँ गई? वो एनर्जी उसने बाहर निकाल दी। हर ऑसिलेशन में ऐसा ही होता है। यहां पर हमने ये किया, इसको यहां धक्का दिया, ये वापस आ गया, अपने ऑर्बिट में वापस आ गया, वापस आकर फिर ऐसा गया, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा आया, साथ में घूमता भी जा रहा है और धीरे धीरे वो यहां सेटल हो गया, फिर से अपनी ऑर्बिट पे सेटल हो गया, घूम तो रहा है लेकिन थोड़ी देर के लिए इसने क्या किया? ऑसिलेशन। ये ऑसिलेशन की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है और इस ऑसिलेशन के दौरान वो करता क्या है? जो हमने एनर्जी दी थी उसको वो निकाल देता है, क्योंकि उसको अपनी ऑर्बिट में ही रहना है, इस ऑर्बिट में रहना है। हमने ऐसे कर दिया था, तो देखो अगर ये उसकी ऑर्बिट थी ये वाली, तो एक्चुअल वो ऐसा जाता है, फिर लड़खड़ाते हुए ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। तो ये क्या कर रहा है? एक बार अंदर, एक बार बाहर, एक बार अंदर, एक बार बाहर, ये फिर ये फिर ये फिर ये, कम होते होते ये अब इस लाइन पे आ गया, ऐसा लाइन पे घूम रहा। तो थोड़ी देर के लिए ये क्या करता रहा? ऑसिलेट। कब तक करता रहा? जब तक उसके पास एनर्जी थी। उस दौरान वो क्या कर रहा था? एनर्जी को रेडिएट आउट कर रहा था। ये जिस एनर्जी को रेडिएट आउट करता है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है, वो एनर्जी ऐसी चीज है, वो आकर जब हमारी बॉडी में आती है तो हमारे हाथ में भी लगती है, कान में भी लगती है, सिर में भी लगती है, आंख में भी लगती है, नाक में भी लगती है। हम कैसे उसको सेंस करते हैं? तो हमारा आंसर है कि उसकी सेंसिंग डिवाइस है आईज, आंखें। तो ये एनर्जी हमारी आंख के अंदर जो रेटिना है उसको सेंस होती है, बाकी चीजें उसको सेंस नहीं कर सकती। और जैसे ही वो एनर्जी वहां सेंस होती है, हमको एक सेंसेशन होता है ब्रेन में, उस सेंसेशन का हमने नाम रखा और उसका हमने नाम रखा लाइट। क्या नाम है उसका? लाइट। तो हम जो लाइट देखते हैं दैट इज ए सेंसेशन इन आवर ब्रेन एक्सपीरियंस थ्रू द आईज। और आईज में क्या चीज आने से सेंसेशन होता है? एक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक एनर्जी की वेव। वो एनर्जी की वेव किसने भेजी है? इलेक्ट्रॉन ने। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ है? एटम के अंदर। यहां पर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ है? बल्ब के अंदर है। हमने इलेक्ट्रिसिटी भेजी, इलेक्ट्रिसिटी वाला जो इलेक्ट्रॉन गया उसने जाके बल्ब वाले इलेक्ट्रॉन को ऐसा मार दिया। जैसे ही उसने हिट किया, ये क्या करेगा? ऑसिलेट। इतनी तेजी से ऑसिलेट करेगा कि उसकी जो एनर्जी निकलेगी वो हमारी आंखों को सेंसेशन देगी और हम क्या बोलेंगे? बल्ब चमक रहा है। ये लाइट ऐसे पैदा होती है। समझ में आया? अगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी तो हमको नहीं दिखेगी, सेंसेशन पैदा नहीं होगा, हम बोलेंगे हमको कुछ नहीं दिख रहा। जैसे अगर मैं इस रिमोट को दबाता हूं तो आपको नहीं दिखता है कुछ। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, लेकिन इतनी होती है कि वो जाके टीवी को ऑन कर दे, ऑफ कर दे। एनीवे, अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि लाइट कैसे पैदा होती है। तो आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन से लाइट पैदा होती है। ओके। और इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन से जो लाइट पैदा होती है उसके बेसिस पर ही हमने टाइम बनाया। जब आप ऑसिलेशन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें एक चीज पढ़ेंगे कि हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। ये एक पेंडुलम है, इसकी कुछ लेंथ है, इसको मैंने ऐसा किया और छोड़ दिया, ये ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा वापस आया, इसको 0.5 सेकेंड टाइम लगा। अब मैंने क्या किया? इसको यहां ले जाकर छोड़ा, फिर ये यहां आया, फिर ऐसा वापस गया, टाइम देखा 0.5 सेकेंड। फिर मैंने इसको सिर्फ यहां तक छोड़ा, यहां तक छोड़ दिया, ये ऐसा गया, फिर ऐसा वापस आया, 0.5 सेकेंड।
यानी 1 सेकंड में ये 20 बार ऐसे जाएगा। भले इसको हम इतना कर दें, भले इतना कर दें, भले इतना कर दें, 1 सेकंड में 20 बार। वैसे ही मैंने एक लोहे की स्केल ली, मेरी स्केल यहाँ पड़ी थी, ओके, ऐसे खड़े की लोहे की स्केल, और इसको ऐसा दबाया, दबा के छोड़ दिया, तो क्या करती है वो? ऐसे कांपती है। आपने देखा? ओके, वो कांपती है मान लो 1 सेकंड में 40 बार। ठीक है, वो 1 सेकंड में 40 बार कांपती है, तो अगर मैं उसको थोड़ा सा ऐसा करके छोड़ूं तो भी 40 बार, ज्यादा करके छोड़ूंगा तो भी 40 बार, जब तक मैं उसकी लंबाई नहीं बदलता, मटेरियल नहीं बदलता। तो हर चीज की अपनी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। कहीं भी ऑसिलेशन होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी को हम नहीं बदल सकते, हर एक की नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, भले वो कोई सामान हो, भले आदमी हो, भले कोई भी चीज हो। अब यहां पर जब हमने इसको हिट कराया, ये ऑसिलेट करेगा, ये ऑसिलेट करेगा, तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी होगी। हमने दूसरा मटेरियल लिया, उस मटेरियल के इलेक्ट्रॉन को हिट कराया, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, तीसरे की अपनी फ्रीक्वेंसी होगी। इस तरह से हर मटेरियल के इलेक्ट्रॉन की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। उसी फ्रीक्वेंसी के अनुसार वो लाइट निकालता है और हम उसका सेंसेशन अलग अलग करते। ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाली जब लाइट हमारी आंख में आती है, एनर्जी आती है, तो हम बोलते हैं ये सेंसेशन थोड़ा अलग टाइप का है। दोस्तों ने पूछा किस टाइप का सेंसेशन है, तो हमने उसको जवाब दिया मेरे को नीला नीला दिख रहा है, ब्लू। ठीक, तो उसने बोला ठीक है। दूसरे वाले इलेक्ट्रॉन को उसने एक्साइट किया, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे हिला और उसकी एनर्जी हमारी आंख में आई। अब उसने बोला सेंसेशन हुआ? हाँ हुआ। कैसा सेंसेशन हुआ? तो मैंने कहा अलग हुआ, इस सेंसेशन का नाम रखो, तो उसका मैंने नाम रख दिया रेड। तो ये सेंसेशन किस पर डिपेंड करता है? 1 सेकंड में कितनी फ्रीक्वेंसी होती है, और हमने उस सेंसेशन के नाम जो रखे उसको हम क्या कहते हैं? कलर्स। तो कलर्स बेसिकली किस पर डिपेंड करते हैं कि ये जो एनर्जी आ रही है, ये जो इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे हिला है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी। ठीक है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले ब्लू, कम फ्रीक्वेंसी वाले रेड। तो यहां से लाइट निकलती है। ओके, तो ये ऑसिलेट करता है, तो 1 सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट करता है, ये हर इलेक्ट्रॉन का फिक्स होता है, ये उसका अपना नेचर है, हम उसको नहीं बदल सकते। हम क्या कर सकते हैं? हम ये कर सकते हैं कि इसको उठा के हम इतना दबा दें, या इसको उठा के हम थोड़ा सा दबाएं, ये। लेकिन हम इसका क्या नहीं बदल सकते? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, या 1 सेकंड में कितनी बार ऑसिलेट करेगा, ये हम नहीं बदल सकते। ये हर मटेरियल का अपना अपना होता है। तो हमने क्या किया? हमने एक पर्टिकुलर मटेरियल लिया। वो मटेरियल कौन सा लिया? सीजियम। सीजियम मेटल लिया जिसका कि एटॉमिक वेट 133 होता है, ऐसा सीजियम लिया, दूसरे एटॉमिक वेट वाला नहीं। कोई कोई चीजें 2-3 एटॉमिक वेट वाली होती हैं। तो सीजियम 133 हमने एटम लिया, वो एटम लेके उसके इलेक्ट्रॉन को हिलाया, एक्साइट किया, एक्साइट करके वो क्या करेगा? ऑसिलेट करेगा। वो ऐसे 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 ऑसिलेट करना उसने शुरू किया, बड़ी तेजी से ऑसिलेट किया। तो हमने उसके, मैं जो चीज बता रहा हूं दैट इज ओनली ए स्टोरी, प्रैक्टिकली दूसरे तरीके से करेंगे, पर इस स्टोरी से आपको समझ आएगा। वो इलेक्ट्रॉन ने वाइब्रेशन शुरू किए, एक वाइब्रेशन में लाइट निकली, फिर लाइट निकली, फिर लाइट निकली। 1 सेकंड में कितनी बार लाइट निकली, ये उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती। तो उसको हमने काउंट करना शुरू किया, और कितना काउंट किया? इतना। कितने ऑसिलेशन? ये, इसको आप गिन नहीं पाएंगे, इतने ऑसिलेशन। ये कितना हुआ? हंड्रेड्स, दिस इज 1000, 10,000, एंड दिस इज 100,000, 100,000, और ये कितना हो गया? मिलियन। और ये क्या हुआ? 91 मिलियन, 92
नहीं, दिस इज 100,000, 9 बिलियन, ओके, 9 बिलियन 192 मिलियन 631,770। इतने ऑसिलेशन जब उसने किए, हमने बोला 1 सेकेंड टाइम पूरा हो गया। क्यों? क्योंकि वो 1 सेकेंड में इतने ऑसिलेशन करता है और हमारे पास ऐसी डिवाइस है कि हम इसको नाप सकते। तो इतने ऑसिलेशन जब वो करेगा तो उस टाइम को हमने क्या बोला? 1 सेकेंड। अब क्या स्पेशलिटी है? इतना डिफिकल्ट बनाने की क्या जरूरत थी? तो आंसर ये है कि हम प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़े होके चल रहे हैं, ये ऑसिलेशन करता है, इसके ऑसिलेशन का टाइम नहीं बदलता। हम एरोप्लेन में चल रहे हैं, वहां ये ऑसिलेशन करता है, इसके ऑसिलेशन का टाइम नहीं बदलता। हम रॉकेट में बैठ के जा रहे हैं, सामने से दूसरा रॉकेट आ रहा है, हम दोनों के पास ये वाली घड़ी है सीजियम की, उसके वाइब्रेशन का टाइम नहीं बदलता। तो क्या 1 सेकेंड बदलेगा हमारी स्पीड से? आंसर है नहीं बदलेगा। यानी अब हमारा जो टाइम पहले स्पीड के कारण बदलता था, उसको हमने वो बदलने वाले झंझट से फ्री कर दिया। कैसे फ्री किया? क्योंकि अब हमने अपना बेस बदल दिया, हमने अपनी डेफिनेशन बदल दी। पहले हमारी डेफिनेशन क्या हुआ करती थी? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी इज इक्वल टू टाइम। उससे हम 1 सेकेंड निकालते थे। और दूसरे जो नेचर की चीजें हैं, सनराइज या दूसरी चीजें, उससे टाइम बनाते थे। अब हमने किससे टाइम बनाया? वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होता हमारी स्पीड से। समझ आया? और वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या निकलती है? लाइट, और लाइट की स्पीड भी चेंज नहीं होती। ना उसका वाइब्रेशन चेंज होता है, ना उसकी स्पीड चेंज होती है। इसलिए अगर उसके बेसिस पर हम टाइम कैलकुलेट करेंगे तो वो टाइम भी चेंज नहीं होगा। दिस इज स्टैंडर्ड ऑफ टाइम फिक्सेशन। अब पूरे यूनिवर्स में हम कहीं भी चले जाते हैं, ये वाली घड़ी का टाइम नहीं बदलता है। तरीका समझ आया? इसलिए हमने टाइम की डेफिनेशन किसके बेसिस पर बनाई है? ये वाली क्लॉक के बेसिस पर बनाई है, और इसको हम कहते हैं सीजियम क्लॉक। इतनी बार ये ऑसिलेट करेगा तो हम अपनी घड़ी को कितना आगे बढ़ाएंगे? 1 सेकेंड। अब इसमें कितनी मिस्टेक हो सकती है? तो आंसर है हम ज्यादा से ज्यादा 70 को 71 गिन लेंगे या 69 गिन लेंगे, एक यहां पर कम या ज्यादा। जो चीज 1 सेकेंड में इतनी बार ऑसिलेशन करती है, उसमें एरर कितनी हो सकती है? तो आंसर है उसमें एरर हो सकती है, एरर that is 1 upon this 9 billion 192 million 631,770 second. This is error in cesium clock. ये cesium clock इतनी एक्यूरेट होती है, और यही एक्यूरेसी चाहिए अगर हम यहां से अपना प्लेन भेज रहे हैं मार्स के लिए। अगर हमारी क्लॉक इतनी एक्यूरेट क्लॉक नहीं है, थोड़ा सा भी उसमें डिफरेंस आ गया तो वो पता लगा मार्स से 1000 किलोमीटर दूर चला गया इतनी देर में। सो वी हैव टू बी वेरी वेरी एक्यूरेट, एंड दिस इज द एक्यूरेसी। तो इसको आप नोट कर लेंगे, दिस इज एरर, और वी कैन से एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इन सीजियम क्लॉक, इतने सेकेंड चेंज इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इतने सेकेंड की एरर इसमें हो सकती है। तो कितने साल लगेंगे उस घड़ी को 1 सेकेंड आगे या पीछे होने में? ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज सच ए करेक्ट क्लॉक। तो ये हमने पढ़ा टाइम के बारे में और टाइम की डेफिनेशन के बारे में। अच्छा, तो अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं लेंथ, मास, टाइम, इन तीनों की डेफिनेशन। और तीनों कौन कौन सी?
क्वांटिटीज होती हैं। अब हम अगली क्वांटिटी देखते हैं जो हमने यूनिट मानी, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट।